अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेल्थ 21 में मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा सिद्दीकी। हेल्थ 21 प्रोग्राम ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं और जो हमारी बुनियादी मसाइल होते हैं, जो भी हमारे डेली बेसिस पे रूटीन में जो भी मसला होता है, जो हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, तो हम वो पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि उसको किस तरह से डील किया जा सकता है और तो मेजर से और उसको कैंसर से बचने के लिए क्या मुमकिन है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल जी। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन दे कंप्लीट। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया कि मैं ओरल कैंसर जैसे बहुत बड़ी बीमारी है उसके बारे में बात कर सकूँ। मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से एसोसिएटेड हूँ। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का एक और सेक्टर है जिसको डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज बोलते हैं। मेरा बेसिकली मैं वहाँ पे कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और पिछले काफ़ी सालों से डेंटिस्ट्री की फील्ड में खदमात सर अंजाम दे रही हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स में देख चुकी हूँ ओरल कैंसर के, और ये भी देख चुकी हूँ कि उनको हम रिवर्स कैसे करते हैं और कभी कभी उनको वर्ड्स कैसे वो हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ओरल कैंसर रिवर्स नहीं होता। इनिशियली जब हमारे पास पेशेंट आता है किसी कंप्लेन के साथ, अगर तो वो अपनी हैबिट्स को छोड़ दे, जिस किस्म की हैबिट्स उसकी हैं, अगर वो छोड़ देता है तो ये डिजीज़ जो है, ये बीमारी जो है रिवर्स भी हो जाती है बड़ी आसानी से। तो लेकिन आपको हम बताते चलें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंह का कैंसर। कि मुंह का कैंसर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है और इसमें क्या क्या होता है, क्या ट्यूमर भी इसी में होती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि मुंह का कैंसर क्या होता है और ट्यूमर भी इससे रिलेटेड है। बिल्कुल, मुंह का कैंसर जो है और वो और ट्यूमर बेसिकली हम उन चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पे गिल्टी बन जाती है। अब वो गिल्टी कैंसरस भी हो सकती है, वो गिल्टी नॉन कैंसरस भी हो सकती है। अगर ऐसी किसी किस्म की गिल्टी आपके मुंह के अंदर है, या कोई छाला है, या कोई लाल रंग का पैच है, या सफ़ेद रंग का कोई पैच बना हुआ है जो कि अपने टाइम से मतलब हील नहीं हो रहा है, टाइम इतना डिले हो चुका है, 10-12 दिन 15 दिन निकल गए लेकिन उसमें हीलिंग नहीं हो पा रही है, वो रिवर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल निज़ाम बनाया हुआ है। जब हमें कोई भी बीमारी होती है वो कुछ हद तक जो है वो खुद ही डिफेंस सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो खुद हील होती चली जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अगर हील नहीं हो रही तो आपको चाहिए आप फ़ौरन ही किसी डॉक्टर को, किसी डेंटिस्ट को विजिट करें, उसको फ़ौरन दिखाएं कि आइदर ये ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है या आइदर ये ट्यूमर जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो अब इसको मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री हम ले रहे होते हैं कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, आपको अगर ये कैंसर हुआ है, इसको कितने, मतलब कैंसर नहीं मतलब ट्यूमर है या कोई किस्म का छाला है या कोई पैच है, उसको कितने डेज हो चुके हैं, कितने मतलब मंथ्स हो चुके हैं। अगर तो वो ये अपनी हिस्ट्री सही बता देता है कि मैं इतने दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ लेकिन ये हील नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये हील हो जाए लेकिन नहीं। दूसरी चीज़ ये, अगर तो मरीज़ पान, छालिया, गुटखा जैसी किसी भी गलत आदत का शिकार है तो यकीनन के उसको, फिर हमारा सबसे पहले ये पॉइंट दिमाग में यही होता है कि इसको कैंसर हो सकता है। क्योंकि तो डॉक्टर से ये पूछना चाहूँगी कि वजूहात क्या क्या हो सकती है माउथ कैंसर के हवाले से। इसके रीजंस जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको यही, मैंने आपको बताया कि पान, छालिया, गुटखा, इन चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले, यही सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसकी वजह से माउथ कैंसर होता है। आपने सिगरेट के बॉक्स पे भी देखा होगा कि वो कैंसर की पिक्चर लगा देते हैं। बेसिकली सिगरेट जो है वो कैंसर माउथ का नहीं कराता, वो लंग्स का कैंसर कराता है। लेकिन एक पब्लिक सर्विस अवेयरनेस मैसेज होता है कि वो देते हैं कि इस तरीके से आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर होने की सबसे पहली चीज़ छालिया और गुटखा ही है। अब छालिया किस किस्म की, ज़रूरी नहीं है कि ये वो छालिया हो कि जो कि गुटके वाली छालिया होती है, या ये वो छालिया जो तंबाकू वाली छालिया है। छालिया इन एनी सेंस, छालिया वो छालिया भी जो कि सुपारी के पैकेट में होती है, वो छालिया भी जो कि बिल्कुल ही साफ मतलब छालिया होती है, या पानदान के अंदर जो छालिया पड़ी हुई होती है वो वाली छालिया, या मीठे पान में, या मैं कहती हूँ छालिया किसी भी किस्म की है, छालिया इट्सेल्फ इज़ वेरी हार्मफुल। तो जो हजरात जो सिगरेट नोशी या फिर तंबाकू नोशी नहीं करते, उससे दूर है, क्या उनमें भी हो सकता है कैंसर? बिल्कुल हो सकता है, उन लोगों में भी हो सकता है। उसमें जीन बहुत काउंट करती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर जीन्स होती हैं जो कि फैमिली में रन कर रही होती है और उस जीन की वजह से आपको कैंसर हो सकता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरी पास्ट फैमिली के अंदर किसी को ओरल कैंसर हुआ है
या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो फिर आपको चाहिए कि आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, बिकॉज हो सकता है कि वो उसको 5 साल या गुटखा से हुई है, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर जीन है या कोई वायरस है, उसकी वजह से भी उसको वो कैंसर हो सकता है। तो अगर आपके फादर को है या आपके नाना को है या दादा को है ख़ास तौर पर, या आपके ननियाल की साइड पे किसी को है, ददियाल की साइड पे किसी को, मामू चाचा, इनमें से किसी को अगर कैंसर है, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं। और फिर आपको चाहिए कि पान छाली जैसी मौजिब तरीके की जो आदत है उनसे तो बिल्कुल ही आप दूर रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक तो जीन भी आप पे काम कर रही होती है, और फिर जब आदत उसके साथ मिलती है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो जो मुंह का कैंसर है वो किन किन चीज़ों का अफेक्ट कर सकता है? अच्छा, मुंह का कैंसर जो है बेसिकली सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहता है। मुंह का, हमारी गर्दन सबसे पहला पार्ट होता है जहाँ पे मुंह का कैंसर जाके फैलना स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये मुंह के हिस्से में फैलेगा, फिर ये जबान के हिस्से में फैलेगा, फिर वहाँ से होते होते आपके बिल्कुल ही इसके नीचे हलक का हिस्सा आ जाता है, हलक तक पहुँचेगा, हलक के बाद आपकी गर्दन तक पहुँचेगा, और गर्दन से फिर ये लंग्स में जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन है। बेसिकली जो ओरल कैंसर में डेथ होती है वो यूजुअली जब होती है कि जब ओरल कैंसर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एक लिमिट से ज़्यादा, और वो बढ़ने के बाद आपकी गर्दन तक पहुंच जाए। मेरी एक मरीज थे, बहुत ही उनका हमने सर्जरी भी किया, सब कुछ किया, सर्जरी के बाद भी उनकी गर्दन के हिस्से तक जो कैंसर फैला है उसकी वजह से उनकी गर्दन, मतलब उनका जो सांस की नाली वो चोक हो गई। तो सांस की नाली बेसिकली जब चोक होती है तो वहाँ डेथ होना बहुत कॉमन है, इसलिए कहते हैं बहुत सेंसिटिव पार्ट है मुंह, इंतहाई सेंसिटिव पार्ट है। आपको चाहिए कि इस मुंह की सफाई रखें, इसमें कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो भी मुश्किल में पड़े और आपका ख़ानदान भी मुश्किल में पड़ जाए। सही। तो माउथ कैंसर की क्या कुछ अलग अलग इकसाम होती हैं? देखिए, माउथ कैंसर की बहुत सारी इकसाम है। उसमें सबसे पहली जो इकसाम होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जिसको हम यूजुअली हम जो है वो डायग्नोस करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को। उसके अलावा सार्कोमा और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स हैं, उसमें तो फिर वो बहुत लंबी डिटेल है, अगर हम उसमें चले जाएं तो सबसे पहली जो काइंड है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो मैंने आपको बताया कि वाइट पैच, रेड पैच या अल्सर के फॉर्म में आ रहा होगा, या कोई गिल्टी बनी हुई होगी मुंह के अंदर, इस फॉर्म में आएगा। या फिर ये होगा कि पेशेंट है, कोई बीमारी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, दांत लूज होके गिर रहे हैं, बार बार दांत लूज होते निकल जाते हैं, खुद ब खुद बैठे बैठे खाना खा रहा था, हाथ में आ गया दांत। और आप अगर ऐसी कोई कंडीशन है आपके साथ तो लाजमी डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। बड़ा इजी सा एक टेस्ट होता है, हम लोग करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, साथ ही हिस्ट्री के साथ उसकी हैबिट के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि वो हैबिट्स किस किस्म की हैं उसको। उसके बाद उसकी एज वगैरह भी काउंट करती है, उसकी एज क्या है, एंड देन फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली में तो किसी को ओरल कैंसर नहीं था, या अगर जिस मुंह में तुम्हारी बीमारी हो रही है इस किस्म की कोई बीमारी तुम्हारी खानदान में तो नहीं है। फिर उसके बाद उसके कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और आपने सुना होगा बायोप्सी के बारे में। सही, वो हाँ। क्या है वो भी बताइए। बेसिकली बायोप्सी ये होती है कि हम उस छाले का या उस पैच का कोई एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा, वो हम ले लेते हैं, वो लेके हम सोल्यूशन में उसको कंपाइल कर लेते हैं और उसको लैब भेज देते हैं फॉर 10 डेज। ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज का ये प्रोसेस होता है। 10 to 12 डेज में उसमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है कि आइदर इट्स अ कैंसर, या कोई वायरल डिजीज है, या बैक्टीरियल डिजीज है, या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, या कोई और बीमारी है। ज़रूरी नहीं है हर तरीके का अल्सर कैंसर हो, हर तरीके का वाइट या रेड पैच जो है वो कैंसर ही हो, और भी बीमारियां होती हैं। तो सबसे ऑथेंटिक टूल ऑफ डायग्नोसिस जो है इस वक्त सिर्फ बायोप्सी है। बायोप्सी कराएं, और इसके लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ मिथ है लोगों को कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है, ऐसा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बायोप्सी में नहीं। मेरे पास पेशेंट जब आते हैं इस डिजीज़ के साथ तो मैं उनको बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, अकेले बैठ कर उनको समझाना पड़ता है, हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई हमारे पास इसके अलावा कोई एक तरीका नहीं है कि हम इसको डायग्नोस करें। तो हमने सिर्फ छोटा सा एक नॉर्मल छाला भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। बिल्कुल नॉर्मल छाला हो सकता है, कभी कभी छाले भी रिकवर नहीं कर रहे होते, तो उसमें ये होता है कि बायोप्सी की रिपोर्ट में बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है कि किस किस्म का छाला है और इसको किस तरीके से इसको हमने रिवर्स करना है। अच्छा, एक चीज़ ये कि क्या कोई ख़ास अलामत है कि अगर वो वक्त पर ना पता चल सके तो वो कैंसर से जिसको रोका जा सके, यानी कि इनिशियल स्टेज पे ही उसको रोक दिया जाए? देखिए, इनिशियल स्टेज पे जब ही रोका जाएगा जब आपकी तशखीस होगी।
आप सबसे पहले क्लिनिक जाएं, तशखीस कराएं अपनी। अगर हमें यानी अगर मुंह में कुछ भी आपको एबनॉर्मेलिटी लग रही है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, अब जिस भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आ रही है मुंह के अंदर, आप फौरन कंसल्ट करें। देखिए मुंह बहुत सेंसिटिव पार्ट है, मैं अगेन वही बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि मुंह सेंसिटिव पार्ट है। गर्दन आपके मुंह से कनेक्टेड होती है, हलक आपके मुंह से कनेक्टेड है, और जितनी भी रगें दिमाग से जितनी रगें जा रही होती हैं आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में, वो आपकी नेक से होकर गुजर रही होती हैं। यहाँ आपकी कोई भी बीमारी एक्सट्रीम हुई, आपका जैसी गर्दन चोक होगी, गला चोक होगा और आप की डेथ वाकया हो जाएगी। क्योंकि जो गुटखा लोग खाते हैं तो सुना है कि ऐसा ऐसा उनका मुंह भी ना कम खुलने लगता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा उसके आदी हो चुके होते हैं कि उसको नहीं छोड़ सकते। तो मुंह जब कम खुलता है तो ये भी क्या कैंसर की शुरुआत का है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर मुंह, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मुंह खुलने की प्रॉब्लम, यूजुअली गुटखा खाने वाले लोग ये बात कहते हैं कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ मुंह खोलने की लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलता है। बेसिकली क्या होता है कि गाल के हिस्से में आपके कुछ बैंड्स बनने लग जाते हैं, कुछ बैंड्स बनते हैं और वो जो खाल होती है वो इतनी सख्त हो जाती है कि जो पेशेंट है वो इजीली अपना मुंह खोलना बंद करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। या अगर उसने कोई मिर्चें खाई हैं या किसी किस्म की हल्की फुल्की स्पाइस भी खाई है, उसकी कंप्लेन होगी कि मैं थोड़ा सा भी कुछ स्पाइस खाता हूँ, मुझे फ़ौरन मुंह में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले जो है ना उसका गुटखा, पान, छालिया सब कुछ बंद करा देते हैं, सब कुछ बिल्कुल टोटली बंद। अगर आपको सही होना है तो आपको छोड़ना पड़ता है, तो आपका ये बिल्कुल बंद करा देते हैं और फिर हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियली ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ मेडिकेशंस देना शुरू करते हैं उसको, ताकि उसका मुंह खुलने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। वंस अगर वो सही हो गया 10 से 15 दिन में, तो समझे आपको कैंसर होने वाला था और आप उस कैंसर से बच चुके हैं। सही। अच्छा, अगर मुंह में छाला हो गया है तो फिर डाइट क्या लेनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा मिर्चा ना लगे? कोई ख़ास है या बस डॉक्टर को चेक करवाएं, डॉक्टर कुछ देगा माउथ वॉश के हिसाब से? देखिए अगर मुंह नहीं खुल रहा है, सबसे पहले हम उसको माउथ वॉश और कुछ जो है अगर उसके अंदर हमें इन्फेक्शन सा फील हो रहा है तो एंटीबायोटिक भी हो सकता है, हम दे दें, कभी कभी दे देते हैं, पेन किलर्स भी हम दे देते हैं। उसको माउथ रिंस करने के लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो भी दे देते हैं, कुछ जेल्स होती हैं अप्लाई करने के लिए, वो जेल्स भी उसको दे देते हैं। साथ में उसको मल्टी वाइटामिन का कोर्स स्टार्ट करा देते हैं। उसके इनिशियल हम टेस्ट करा लेते हैं कि उसको कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी किस्म की। उसके साथ साथ जो है हम उसे कुछ एक्सरसाइजेज होती है, अच्छा, यस, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती है, उसको वो बता देते हैं कि इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुंह खोलना है। ऐसा नहीं कि जवाई आ रही है तो पूरा मुंह खोल के आप जवाई ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुंह खोलना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में है, उसमें बैंड्स बन चुके हैं, वो आपका खाल का हिस्सा जो है वो बहुत सख्त हो गया है। अब अगर उस पर हम ओवरली स्ट्रेस कहीं कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस अगर हम उस पर डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि वो स्पेजम में चला जाएगा, आपका जो चीक है उस साइड से स्पेजम हो जाएगा। तो उसको बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह कुछ एक्सरसाइजेस उनको गाइड कर देते हैं कि ये एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। हर 5 से 6 दिन बाद उसको रिकॉल करते हैं क्लिनिक पे, उसके मुंह खुलने का जो एक लेवल होता है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। सही स्केल पे मॉनिटर करते हैं कि आज इतना खुल रहा था, कल इतना खुल रहा था। जहां हमें लगता है कि मैक्सिमम मुंह खुलना शुरू हो गया है तो समझे इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज़। हम पेशेंट को बोलते हैं कि नाउ यू आर जस्ट क्योर, अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये जो छोड़ दिया उसको छोड़ दें, कंटिन्यू ना करें, और मेडिकेशंस उसको 2 से 3 महीने के लिए हम कंटिन्यू मेडिकेशंस दे देते हैं। सही। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इसके मुंह के कैंसर की शरह क्या है? पाकिस्तान में मुंह के कैंसर की शरह, तो आप एक काम करें, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, ठीक है, और वहाँ पे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाएं और आप अमेज्ड हो जाएंगी, अमेज्ड हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से मुंह का कैंसर हो रहा है और लोग अभी भी इतने लीलियंट हैं, लोगों को इतना ख्याल ही नहीं है, लोग सोचते नहीं है इस बारे में, और वो सोचते हैं मौत तो बरहक है, डेफिनेटली मौत बरहक है, आज जिस वक्त आनी है को बचाया जा सकता है दवाइयों से, जिस वक्त आनी है उसी वक्त मौत आती है, लेकिन इसका खुद से दावत ना दें, खुद से दावत ना दें। अच्छा, पर पता है क्या है, मौत तो आनी है, अगर चुपचाप आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो लाखों रुपए का ट्रीटमेंट और वो जो फैमिली एक स्ट्रेस में गुजरती है और रोज का रोना, और एक इंसान के साथ उसके बहुत सारे पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारे रिलेशन एसोसिएटेड होते हैं। अगर एक बीमार है या एक किसी पेशेंट को कैंसर है तो आप यकीन करें उसके जो सर्कल के सारे लोग हैं वो सब के सब डिस्टर्ब होते हैं। अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ होगी, वाइफ है तो बच्चे भी होंगे, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, उसके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ओवरऑल सब कुछ। और हमारे यहाँ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ख़राब हैं कि यकीन करें कि उनके लिए वो ट्रीटमेंट कराना
इंतहाई डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये कोई सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी कैंसर की कराना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्योंकि अगर शुरू में जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं उसको इलाज टाइम पे करवाएं तो वो इतना बड़ा महंगा इलाज जो हम समझ रहे होते हैं कि वो हो जाएगा, तो उससे बचा जा सकता है अगर शुरू में ही हम दिखा दें। देखिए एक सिंपल सी, अगर आप पेशेंट आ रहा है, हम उसकी बायोप्सी कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ खदशा महसूस हो रहा है, उसमें आ जाता है कि ये प्री कैंसरस लीजन है। मतलब अगर प्री कैंसरस लीजन वाला वर्ड भी आ गया तो हमें पता चल गया कि इसको कैंसर हो सकता है 6 महीने अगर हमने इसको छोड़ दिया तो। वहाँ अगर हम उसे सिर्फ सिंपल एक्सरसाइजेस बता दें, मल्टीविटामिन्स बता दें, उसका छोटा मोटा टेस्ट परफॉर्म कर लें, तो ये कोई बहुत महंगा पैकेज नहीं बनता, ये बहुत कन्वीनियंट पैकेज बनता है। और अगर आप कंसर्न करते रह रहे हैं बार बार और अपने आप को बार बार दिखा रहे हैं डॉक्टर को, तो समझे वो जो एक लाखों की ट्रीटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं उससे आप बच जाते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसा हो, प्लीज विजिट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छा, ये चीज़ अगर पाकिस्तान में इसकी शरह इतनी ज़्यादा है तो इसका रीज़न जो है गुटखा, मावा, छालिया, सिगरेट नोशी यही है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी वजह से हो रहा है, पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट नोशी, इनकी इस जो भी इस तरीके की आदत में इन्वॉल्व हैं, सबसे ज्यादा कैंसर उन्हीं को हो रहा है। मैं जो आपको बोली जीन काउंट करती है, ये उन कंट्रीज में ज्यादा जीन काउंट करती है जहाँ पे इन चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे छालिया, पान जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ अगर ओरल कैंसर होता है और उस पेशेंट को हो रहा है तो वहाँ हम बोलते हैं कि जीन बहुत काउंट कर रही है उसकी। बट इन पाकिस्तान या अगर आप एशियन कंट्रीज की बात करें, हमारे मुल्क के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे पान, छालिया, गुटखा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर इसी ही वजह से हो रहा होता है। सही। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी कि ऑपरेशन की नौबत तो नहीं आती इस ट्रीटमेंट में? बिल्कुल ऑपरेशन की नौबत आती है। कैंसर अगर मतलब कौन से स्टेज पे आती है? देखें, कैंसर अगर विजिबली नजर आना शुरू हो गया है, अब विजिबल नजर आ रहा है, छोटा सा एक ट्यूमर था, बहुत माइनर सा, हमने उसे बहुत छोटा सा इंसिजन देके निकाल दिया, बट अगर वही ट्यूमर बढ़ते 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 फेस के इस हिस्से को कवर कर लेता है तो वहां तो डेफिनेटली सर्जरी की नौबत आती है। सर्जरी के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। और अब यकीन करें, आप पोस्ट सर्जिकल पिक्चर अगर आप देख लेना पेशेंट की, आपको एक्चुअली रोना आ जाएगा जिस तरह की कंडीशन होती है। पूरा जबान, पूरा हलक तक दिख रहा होता है, यहाँ से पूरा हम ये पार्ट जो होता है ना वो पूरा बाहर निकाल देते हैं। फिर रेडियोथेरेपी, फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है, तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। तो ये रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, इसमें से कौन सी यूजफुल है या दोनों ही एक साथ होती हैं? देखें, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन। हम स्टेज पे प्लान करते हैं पेशेंट को किस किस्म की स्टेज का कैंसर है। अगर इनिशियल स्टेज का है तो प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, सेकंड स्टेज कैंसर है तो प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होंगे, थर्ड में प्रोटोकॉल बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स। जब हम बायोप्सी कर लेते हैं, बायोप्सी में अगर कंफर्म हो गया है कि पेशेंट को कैंसर ही है, माउथ कैंसर ही है, देन वो बायोप्सी की रिपोर्ट में ही जो है वो स्टेज भी बता देते हैं कि किस किस्म की, किस नौयत की स्टेज का कैंसर है। वहाँ पे फिर डॉक्टर या कंसल्टेंट या मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है फिर प्लान करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह कराया जाएगा। सही। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें और डॉक्टर को फौरी कंसल्ट करें तो हम इससे बच सकते हैं, और इतने ज़्यादा जो खर्चा बाद में हम उठाते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, वो पहले ही छोटे छोटे से बच सकते हैं। तो आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें और सिगरेट नोशी, गुटखा, मावा से बच कर रहें तो अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार रख सकेंगे और इर्द गिर्द के लोगों को भी इससे नुकसान नहीं होगा। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।